गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरशद, अभिषेक, दिवाकर, सोनम, आरती, श्रुति, श्रेया, क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू किया जाए। मैक्स वेबर की नौकरशाही व्यवस्था के बारे में विचार हम लोग पढ़ रहे थे। मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जो विचार दिया है, 5 टॉपिक मैक्स वेबर का हम लोगों को पढ़ना था। सोशियोलॉजी के बारे में मैक्स वेबर का विचार, सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप और समाज के बारे में मैक्स वेबर का विचार, सत्ता, नौकरशाही और रिलीजन, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। समाजशास्त्र के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। समाज के बारे में सत्ता संरचना पढ़ चुके हैं हम लोग। नौकरशाही व्यवस्था पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने। पृष्ठभूमि पढ़ लिया था, उद्देश्य पढ़ लिया था। मैक्स वेबर का नौकरशाही के बारे में विचार हम लोग पढ़ रहे थे, जहां मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का एक आदर्श प्रारूप तैयार किया। ढेर सारे अमेरिका के नौकरशाही संगठनों का अध्ययन करके लक्षणों से युक्त नौकरशाही व्यवस्था का एक वर्णन विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि यह एक सांगठनिक क्रियाकलापों का तर्कसंगत तरीका है, जहां ढेर सारे लोग औपचारिक नियमों के तहत, औपचारिक तरीके से, तर्कसंगत तरीके से निर्मित नियमों के अनुसार विभिन्न श्रम विभाजन और विशेषीकरण की एक व्यवस्था के तहत काम करते हैं और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे होते हैं। वेबर ने जिस नौकरशाही व्यवस्था का आदर्श प्रारूप बनाया, वो अगर आप समझने के लिए सोचते हो तो जो हमारी सरकार की जो नौकरशाही व्यवस्था है उसी टाइप से मिलता जुलता वेबेरियन नौकरशाही है। वेबेरियन नौकरशाही में नौकरी अस्थायी होता है, सरकारी नौकरी अस्थायी होता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी टेम्पररी होता है, वेबेरियन में अस्थायी नौकरी, निश्चित वेतन, मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन। आज का प्राइवेट सेक्टर आप देखोगे तो वरिष्ठता नहीं, वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन मुख्य है, वर्क परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें थी। तो आपके समझने के लिए मैंने बताया कि जो सरकारी नौकरशाही है उसी से मिलता जुलता वेबेरियन नौकरशाही का आदर्श प्रारूप था, वेबर ने तैयार किया। वेबेरियन नौकरशाही की कई आलोचनाएं की गई जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो पहली आलोचना है वेबेरियन नौकरशाही की, वो यही है कि वेबर ने जिस नौकरशाही व्यवस्था की चर्चा की, थोड़ा सा भी एक आलोचना सुनो। कल हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हर आलोचना अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल काफी पूछा गया है। वेबर ने जिस नौकरशाही व्यवस्था की चर्चा की, जो आदर्श प्रारूप तैयार किया, उसका एक प्रमुख लक्षण है फॉर्मल स्ट्रक्चर, जहां ढेर सारे लोग तर्कसंगत तरीके से, औपचारिक रूप से काम करते हैं, तर्कसंगत तरीके से बने हुए नियमों के तहत काम करते हैं, एकदम नियमों के तहत।
इसकी आलोचना सबसे ज्यादा की गई। फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल तरीका यह है जहां सब कुछ नियमों के तहत हम लोग क्रिया अंतः क्रिया करते हैं। इनफॉर्मल वो है जहां बहुत निश्चित नियमों के तहत, लिखित नियमों के तहत काम नहीं होता, औपचारिक संबंधों के तहत काम होता है। पांडे जी ये कर लीजिए, मिश्रा जी ये कर लीजिए, चौधरी जी ये कर लीजिए, दिवाकर सिंह आप ये कर लीजिए। दिवाकर ने कर लिया। परिवार में कोई लिखित नियम के तहत काम नहीं होता है। परिवार की संबंधों की संरचना अनौपचारिक होती है। मित्रों के बीच संबंधों की संरचना अनौपचारिक होती है। इनफॉर्मल रिलेशन वहां पर होता है, फॉर्मल नहीं होता है। औद्योगिक संगठनों में चले जाओगे, बड़े बड़े कारपोरेट में चले जाओगे तो वहां पर रिलेशन फॉर्मल होता है। फॉर्मल समझ में आ गया होगा, जो सब कुछ एकदम तर्कसंगत तरीके से लिखित नियमों के तहत, इमोशन नहीं। मैक्स वेबर ने जिस नौकरशाही व्यवस्था को सांगठनिक क्रियाकलापों का श्रेष्ठतम तरीका बताया वो फॉर्मल है, जहां सभी अधिकारी कर्मचारी निश्चित नियमों के तहत काम करने में लगे होते हैं। लिखित रूप से आदेश आता है, आदेश का पालन होता है, उसको रिपोर्ट बना करके दिया जाता है। यह है फॉर्मल तरीका। आलोचकों ने कहा कि 100% फॉर्मल तरीके से अगर काम किया जाए तो कभी भी संगठन के लक्ष्य का श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्ति संभव नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल तरीका उसमें शामिल करना होगा, इनफॉर्मल तरीका शामिल करना होगा। 100% फॉर्मल से काम नहीं चलेगा। बिना इनफॉर्मल के एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। पीटर ब्लॉ एक आलोचक है बेवेरियन नौकरशाही के इस पहलू की। पीटर ब्लॉ ने एक फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अध्ययन किया। फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अध्ययन किया और इस अध्ययन में उसने देखा कि इस संगठन में तो लोग फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल तरीके को शामिल करके काम कर रहे हैं। उसने पहचान की कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल के मिश्रित रूप के तहत संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा। व्यवहार में भी आप देखोगे, आपकी नौकरी होगी, आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्रियाकलाप है तो फॉर्मल स्ट्रक्चर आपकी सरकारी नौकरशाही, लेकिन बहुत सारे क्रियाकलाप इनफॉर्मल तरीके से होते हैं। श्रुति जी ये काम कर दीजिए, जी सर, श्रुति ने उठा काम कर दिया। दिवाकर जी ये काम कर दीजिए, जी सर, दिवाकर उठे वो काम कर दिए। और औपचारिकता बाद में पूरी कर दी जाती है। बाद में काम होता रहता है, काम हो गया, काम चलता रहता है, काम नहीं रुकना चाहिए इनफॉर्मेलिटीज के कारण, और फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर दी गई। लेटर बाद में इशू कर दिया गया, उसका जवाब आ गया, बट काम पहले हो गया। काम बिना किसी फॉर्मल लेटर के हो गया। एक जगह रहते रहते इनफॉर्मल रिलेशन डेवलप करना होगा। आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, कहते हो किसी भी डीएसपी को, एसपी को ये कीजिए, कहेगा रिटर्न दीजिए, नहीं चलेगा एक मिनट। आप बाहर निकल रहे हो, अचानक चोर को पकड़ना है या कुछ भी करना है, आपने दरोगा को आदेश दिया, कहेगा सर रिटर्न दीजिए सर, नहीं होता है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के नेतृत्व में जब जन आंदोलन शुरू हुआ था, केजरीवाल या सारे लोग जिस आंदोलन में थे, जिस जन आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया था, शायद उसकी कहानी आपको पता होगी कि उस जन आंदोलन में रामलीला मैदान में सभी दिल्ली के बड़े
पुलिस अधिकारी थे, सभी पुलिस अधिकारी थे। पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया, पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया और बाद में इस लाठीचार्ज के आरोप में सस्पेंड कौन हुआ? तो जो वहां का लोकल पुलिस ऑफिसर था वो सस्पेंड हुआ। ये होता है क्योंकि जब आपका पुलिस कमिश्नर कहेगा लाठी चार्ज करो तो आपका सिपाही खड़ा होकर नहीं कहेगा कि आप रिटर्न दीजिए सर। एक दरोगा जब कहता है अपने सिपाहियों से कि लाठी चार्ज, तो सिपाही खड़ा होकर नहीं कहता है कि रिटर्न दीजिए सर। 100% औपचारिक स्वरूप के तहत काम करना कठिन है। कहीं ना कहीं इस फॉर्मल स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को शामिल किए बिना सांगठनिक क्रियाकलापों का बेहतरीन संपादन संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? यहां सीनियर ऑफिसर ने आदेश दिया था लाठीचार्ज का, लेकिन जब इंक्वायरी बैठी तो डिनाई कर गए क्योंकि उन्होंने रिटन तो दिया नहीं था। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि सारे आदेश रिटन फॉर्म में नहीं दिए जा सकते हैं। हर छोटे छोटे कामों के लिए लिखित फॉर्मल तरीके से काम नहीं चलाए जा सकते। जब कुछ बड़ा वर्क है तो उसमें फॉर्मल तरीका अपनाया जाएगा पहले, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे काम इनफॉर्मल तरीके से अपना दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं और फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर ली जाती है। इसी तरह की कार्यप्रणाली को पीटर ब्लॉ ने फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंतर्गत अपने अध्ययन में पाया और पीटर ब्लॉ ने आलोचना करी मार्क्स वेबर की कि वेबर ने जिस ब्यूरोक्रेसी का आदर्श प्रारूप तैयार किया है और उस आदर्श प्रारूप में जिस लक्षण को रखा है, औपचारिक स्वरूप, फॉर्मल स्ट्रक्चर, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी फॉर्मल स्ट्रक्चर वाला ब्यूरोक्रेसी है जहां सभी अधिकारी कर्मचारी औपचारिक रूप से निर्मित नियमों के तहत काम करते। काम करने का यह तरीका सांगठनिक लक्ष्य की श्रेष्ठतम प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है। वेबर फिर कहते हैं कि संगठन के काम करने का यही तरीका सबसे श्रेष्ठतम तरीका है। इसी तरीके से काम करने पर संगठन के लक्ष्य की श्रेष्ठतम प्राप्ति संभव होगी। ऐसा संभव नहीं है। एक आलोचना दिमाग में है, आपके सामने स्क्रीन पर है। वेबर द्वारा नौकरशाही व्यवस्था के औपचारिक स्वरूप को सांगठनिक लक्ष्यों की श्रेष्ठतम प्राप्ति हेतु आवश्यक बताना सही नहीं है। आवश्यक बताना सही नहीं है। आवश्यक बताना सही नहीं है क्योंकि बिना अनौपचारिक संरचना के विकास के, बिना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को शामिल किए केवल औपचारिक संरचना के आधार पर संगठन के लक्ष्य की श्रेष्ठतम प्राप्ति संभव नहीं है। यह आलोचना है, लिख सकते हो चाहो तो, PETER, पीटर, BLAUE, ब्लॉ, सॉरी, पीटर, BLAU, पीटर ब्लॉ, पीटर, PETER, पीटर ब्लॉ। इनका अध्ययन था फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। यह अध्ययन काफी पॉपुलर रहा। फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नोट्स में दिया होगा ये स्टडीज। एक आलोचना आपके सामने, क्लियर है। दूसरी आलोचना, वेबरियन नौकरशाही में, यानी वेबर ने जिस नौकरशाही का आदर्श प्रारूप तैयार किया है, यानी वेबर का जो नौकरशाही का आदर्श प्रारूप है उसके अंदर जो जो लक्षण है,
ये वेबेरियन नौकरशाही कहलाता है। वेबेरियन नौकरशाही में नियमों के अनुसार कार्य पर बल दिया गया, जहां सभी अधिकारी कर्मचारी लिखित नियमों के तहत, निश्चित नियमों के तहत, तर्कसंगत तरीके से बनाए हुए नियमों के तहत काम करते हैं, नियमों के तहत काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आलोचक कहते हैं कि मैक्स वेबर ने तो एकदम लौ पिंजर के रूप में नौकरशाही संगठन को प्रस्तुत किया है। आयरन केज, जहां प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल मशीन के पुर्जे की भांति काम करता है, नियमानुसार, एकदम हर चीज नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार। संभव नहीं है। आदमी मशीन नहीं है। संगठन में 8-9 घंटे रहेगा और हर काम नियमों के अनुसार करेगा, यह व्यवहार में संभव नहीं है। पहली आलोचना में भी पीटर ब्लाउ ने कहा कि 100% फॉर्मल नहीं, किसी भी फॉर्मल स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल रिलेशन अपने आप डेवलप हो जाता है। जब कभी भी आप किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने जाते हो तो मिश्रा जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, पांडे जी, दुबे जी, सिंह जी, ढेर सारे लोग होते हैं। इनके मध्य आपका एक इनफॉर्मल रिलेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है कि वो अधिकारी हैं, आप वो सीनियर हैं, आप जूनियर हो, वो ठीक है, सीनियरिटी जूनियरिटी, लेकिन एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और यह इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कार्य संपादन में काफी सहायक होता है। इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बल पे ही मिश्रा जी कहते हैं गुप्ता जी ये काम कर दीजिए, गुप्ता जी कहते हैं दुबे जी ये काम कर दीजिए, ये सब कर देते हैं और फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी होती रहती है। वहीं से दूसरी आलोचना निकली है कि 100% नियमों के अनुसार काम मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य मशीन नहीं है। एकदम नियमों के अनुसार, सब कुछ नियमों के अनुसार, सब कुछ नियमों के अनुसार संभव नहीं है। वेबेरियन नौकरशाही में नियमों के अनुसार कार्य पर बल दिया गया है, जो नौकरशाही संगठन को लौह पिंजर, आयरन केज के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति मशीन के पुर्जे की भांति नियमानुसार कार्य करते हैं। ठीक है। यहां आलोचक क्या कहते हैं बच्चा? आलोचक कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो है वो इमरजेंसी के लिए यूज नहीं हो सकती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वेबेरियन नौकरशाही में हर काम आपको नियमों के अनुसार करना है, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 100% अगर नियमों के अनुसार काम किया जाए तो संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि कई बार इमरजेंसी कंडीशन में यहां पर दो आलोचनाएं की जाती है। एक तो 100% नियमों के अनुसार काम करने से इमरजेंसी में काम का यह तरीका बेहतर नहीं हो सकता है। जहां अचानक आपको कुछ भी निर्णय लेना पड़े, मान लीजिए दिवाकर सिंह, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि वेबेरियन नौकरशाही किससे मिल रहा? सरकारी नौकरशाही से। ठीक है। अब हम प्राइवेट नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी स्टेट ब्यूरोक्रेसी। स्टेट ब्यूरोक्रेसी का मतलब दिमाग में रखो वेबेरियन मॉडल। मैं रिलायंस प्रेस में काम करता हूं, राइट, और सोनम नायक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में काम करती है, राइट। सरकार टमाटर एक्सपोर्ट कर रही है, टोमेटो, 10 करोड़ का टोमेटो अमेरिका में भेजा जाना है। यह जिम्मेदारी सोनम नायक की है। इस काम को करने के लिए सोनम नायक नियुक्त की गई है। सोनम नायक गवर्नमेंट ऑफिसर है। सोनम नायक ट्रक पर सारे टमाटर को लोड करके और मुंबई बंदरगाह पहुंचती है, जहां से कि जहाज में उसको लोड करना है। और मैं भी रिलायंस फ्रेश का 10 करोड़ का टमाटर मुझे दी गई है
जर्मनी में के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। मैं भी अपना टमाटर, अपनी कंपनी का टमाटर ट्रक में लेकर के बंदरगाह पे पहुंचता हूं, दोनों पहुंचे हुए। वहां जो मजदूर हैं जो बंदरगाह पर काम करते हैं, जो कि हमारे टमाटर को जहाज में लोड करेंगे, वो मजदूर जहाज में टमाटर लोड करने के लिए 50,000 रुपए की मांग करते हैं। जरा बात को समझो, 50,000 रुपए की मांग करते हैं पीने खाने के लिए। उनको पता है कि ये टमाटर है, खराब हो जाएगा, इसलिए इस टमाटर को लदवाने वाले लोग जरूर कुछ ना कुछ खर्चा बर्चा देंगे हम लोगों को, या 20,000 की मांग करते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 20,000 की मांग पीने खाने के लिए करते हैं, या 50,000 की मांग करते हैं। सोनम नायक सरकारी अधिकारी है, वो नहीं देगी। कहां से देगी? क्यों देगी? घर से। सरकारी अधिकारी है, और सरकारी काम में सब चीज नियमों के अनुसार करना है, नियम से हटके नहीं करना है। लेकिन यहां इमरजेंसी है, यहां इमरजेंसी है, टमाटर खराब हो जाएगा। बट सोनम नायक को इससे क्या पता, क्या मतलब है? टमाटर खराब होगा, खराब होगा। इसके लिए वो गलत तरीका नहीं अख्तियार कर सकती है, वो रिश्वत देकर के टमाटर लोड नहीं करा सकती है। अगर वो रिश्वत देकर के टमाटर लोड कराती है और लोड कराने के बाद उस 50,000 की डिमांड अपने सीनियर ऑफिसर से करती है, तो जेल चली जाएगी, उस पर केस हो जाएगा। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। उसको तो सारा काम नियमों के अनुसार काम करना होगा। कभी देखिए वो सरकारी काम के लिए कोई सरकारी अधिकारी किसी को रिश्वत देता है? नहीं देता है। वो नहीं देगा, क्या करेगा? सोनम नायक एक लेटर बनाएगी और लेटर बना के अपने सीनियर को भेज देगी। क्या सीनियर अपने जेब से पैसा 50,000 देकर के सोनम नायक को कहेगा कि टमाटर लोड करवाओ रिश्वत देकर? नहीं कहेगा। क्या सीनियर 50,000 रुपया दिलवा करके और कहीं भी सरकारी खजाने से, सरकारी अकाउंट से उस 50,000 को शो करेगा कि यह रिश्वत दिया गया? नहीं करेगा। तो क्या करेगा? एक लेटर बना के अपने सीनियर को दे देगा, फिर वो अपने सीनियर को दे देगा, फिर वो अपने सीनियर को दे देगा। पता चला लेटर जाता रहा और 3 दिन 4 दिन में टमाटर खराब हो गया। ऐसा हुआ है। आपने सुना होगा कि हमारे यहां ढेर सारा अनाज एफसीआई के गोडाउन में सड़ गया, खराब हो गया, चूहे खा गए। चूहे खाने वाला अनाज की कहानी आपने सुनी होगी। अगर उस घटना का रियलिटी आपको जानना है तो यही हुआ था। गोडाउन में चूहे अनाज खाने लगे। अब इस चूहे से अनाज को बचाने के लिए दवाई और बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। गोडाउन का जो संचालक था उसने अपने सीनियर को लेटर लिखा, उसने अपने सीनियर को लेटर लिखा, उसने अपने सीनियर को लेटर लिखा। ये लेटर चलता रहा 6 महीने तक, तब तक करोड़ों का अनाज चूहे खा गए। ये कहानी आपने सुनी होगी। क्योंकि यहां पर हर काम को नियमों के अनुसार ही करना है। यहां काम करने वाले को किसी भी इमरजेंसी में नियमों से बियॉन्ड, नियमों से हटकर व्यवहार करने की कहीं कोई छूट नहीं है। वेबेरियन नौकरशाही में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जबकि बहुत सारे ऐसे नेचर ऑफ वर्क है जहां पर काम करने वाले को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बहुत सारे कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है जहां नियमों से फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता की अपेक्षा की जाती है। इस सिचुएशन के अनुसार आप डिसीजन लो भाई। नियम को पकड़ कर बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। ये तो लकीर का फकीर हो गया, ये तो लकीर का फकीर हो गया। ये सही तरीका नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? रिलायंस प्रेस का प्रोडक्ट है, मुझसे मांगा गया, मैं जेब से देकर के लदवाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं लदवाऊंगा तो मेरी नौकरी जाएगी। यह मायने नहीं रखता है कि मैंने, बस यहां मायने रखता है कि किसी भी तरीके से टमाटर जहाज पे लदना चाहिए, टाइमली पहुंचना चाहिए। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं वो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पूरी तरह से। वहां फ्लेक्सिबिलिटी है। वहां इस बात को स्वीकार किया गया है कि नियम क्यों है। नियम इसलिए है ताकि संगठन के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाए।
नियम के कारण लक्ष्य ही छूट जाए, नहीं। ऐसा नहीं कि नियम को इस तरह से पकड़े रहेंगे कि लक्ष्य ही छूट जाए। लक्ष्य को पाना है, जरूरत पड़ने पर नियमों के साथ आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, नियमों से थोड़ा हटके व्यवहार कर सकते हो। नियम सामान्य रूप से बनाया गया है ताकि संगठन के लक्ष्यों को आप बेहतर तरीके से प्राप्त करो। लक्ष्य प्राथमिक है, नियम द्वितीयक है। जरूरत पड़े तो नियमों से हटो। वहां टमाटर किसी भी तरीके से सही सलामत 10 करोड़ का टमाटर है, अमेरिका पहुंचाना है, ये लक्ष्य है। और जो तुम्हारे डिपार्टमेंट का नियम है, वो नियम इस लक्ष्य को पाने के लिए बनाया गया है। उसके लिए नियम के लिए भी लक्ष्य प्राथमिक है, लेकिन आप इस तरीके से नियमों को पकड़ करके बैठे हो। नियमों से थोड़ा भी फ्लेक्सिबल होने की छूट आपको नहीं मिली हुई है, जबकि हमें मिली हुई है। हम प्राइवेट सेक्टर में, हमारे ऊपर तो कहा गया कि बस टारगेट, लक्ष्य। आप देखिए वो सरकारी बैंक में, जब तक, अब तो सरकारी बैंक में भी कुछ इस तरह से चीजें हो रही है। सरकारी बैंक के ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर बदल रहा है। अदरवाइज सरकारी बैंक में मस्ती से आराम से सब बैठे रहते थे। आप गए हो, सब आराम से नाश्ता कर रहे, लंच हुआ है। और प्राइवेट बैंक में जाओ तो अहो भाग्य कि आप हमारे यहां आए हैं। अकाउंट खुलवाने वाले आपको तबाह कर देते हैं, क्योंकि वहां टारगेट दिया गया है कि भैया आपको 1 महीने में इतना अकाउंट ओपन करवाना है। अब आप कस्टमर का पैर पकड़ के करवाओ, मिठाई खिला के करवाओ, किसी भी कीमत पर करवाओ, आपको करवाना है, ये टारगेट है। अब तो टारगेट ओरिएंटेड काम हो रहा। तो हम तो भाई किसी भी तरीके से करवाएंगे। तो बताओ कि नियमों वाला व्यवस्था ज्यादा सफल है या नियमों से थोड़ा फ्लेक्सिबल होने वाला व्यवस्था ज्यादा सफल है? तो नियमों से फ्लेक्सिबल होने वाला व्यवस्था ज्यादा सफल है। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था वांटेड, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। उसका अभिनेता सलमान खान होता है। वो अभिनेत्री को कहीं चोट लगता है, ब्लड निकलता है, अभिनेत्री को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, हीरोइन को लेकर के। हीरो हीरोइन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां डॉक्टर कहता है कि आप फॉर्म फिलअप करो, पुलिस से लिखवा के लाओ, जो भी XYZ। हीरो सलमान खान है, चक्कू उठाता है और डॉक्टर का हाथ काट देता है। डॉक्टर चिल्लाता है फर्स्ट एड, हीरो कहता है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करो, फॉर्म फिलअप करो, पुलिस रिपोर्ट ले आओ, तब लाइन में लगो, भले मर जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? एक पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना, लाइन में आना, ये सारी नियमों की संरचना इसलिए बनाई गई है ताकि पेशेंट को इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। बट हॉस्पिटल का अंतिम उद्देश्य क्या है? संगठन का अंतिम उद्देश्य क्या है? पेशेंट का इलाज, पेशेंट का इलाज, पेशेंट का इलाज। नियम क्या है हॉस्पिटल का? ये फॉर्म भरना, ऐसे करना, लाइन में आना, उस काउंटर पे जाना, उस, ये सब क्या है, क्यों है? इन सब का एक ही उद्देश्य है कि संगठन के, हॉस्पिटल के लक्ष्य को श्रेष्ठतम तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए। नियम साधन है संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहां तो नियम ही साध्य हो जाता है, और साध्य जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, साध्य छूट जाता है। बेबेरियन नौकरशाही का फॉर्मल स्ट्रक्चर बिल्कुल लॉ पिंजर की तरह है। यहां तो लोग नियमों को पकड़ करके बैठे रहेंगे, लक्ष्य मिले या ना मिले, मिले या ना मिले। इसी नियमों को पकड़कर बैठे रहने के कारण आज भारत में सरकारी नौकरशाही के तहत चलने वाले काम का आउटपुट बहुत खराब है। और आउटपुट ठीक तब हुआ है जब इस नियमों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, थोड़ा सा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बदला जा रहा है, लगातार बदला जा रहा है, लगातार बदला जा रहा है। अब बैंक में भी, सरकारी बैंक में भी टारगेट दिया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें। तो एक आलोचना ये की जाती है कि बेबेरियन नौकरशाही में नियमों पर बल दिया गया है, नियमों के अनुसार काम करने पर बल दिया गया है, और काम का ये तरीका इमरजेंसी टाइप के काम के लिए, इमरजेंसी के समय के लिए यूजफुल नहीं है। बहुत सारा नेचर ऑफ वर्क है जहां फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है, वैसे नेचर ऑफ वर्क के संपादन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। पहली बात। दूसरी बात
कि यहां लोग नियमों के अनुसार काम करते करते मशीनी मानव बन जाते। अगर वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाला पिछले 30 सालों से एकदम सब कुछ नियमों के तहत काम करता है एकदम, तो मशीनी मानव बन जाते हैं और मानवीय पक्षों से दूर हो जाते हैं। पेशेंट चिल्ला रहा है, मर रहा है, किसी भी तरीके से डॉक्टर साहब भर दीजिए इसमें, जो नहीं 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 चलो फॉर्म फिलअप कीजिए भाई। जरा भी संवेदनशीलता नहीं रह जाती है कि भाई बेचारा पेशेंट है, मर जाएगा। साइड में रखे नियम को और पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए। वो तो बस नियम को पकड़ के बैठे हैं और नियमों के अनुसार लगातार काम करते 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 वो बिल्कुल मानवीय पक्ष से दूर हो गए हैं, एकदम मशीनी मानव बन गए। नहीं नहीं नहीं, ये कई जगहों पर आप देखोगे तो ये दो आलोचना नियमों पर बल देने के कारण की गई है। लकीर का फकीर, तो ये दो आलोचना हम लोगों ने कर ली। एक, बिना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के 100% फॉर्मल स्ट्रक्चर के तहत काम करने से संगठन के लक्ष्यों की श्रेष्ठतम प्राप्ति संभव नहीं है। दूसरा, 100% नियमों पर बल और नियमों के अनुसार बंध करके काम करने से आपातकालीन परिस्थितियों में यह कार्यप्रणाली, काम का तरीका, यह ब्यूरोक्रेसी सही नहीं है। और 100% नियमों के तहत काम करते करते इस वेबेरियन नौकरशाही में व्यक्ति नियमों का दास बन जाता है, नियमों का गुलाम बन जाता है, लकीर का फकीर बन जाता है, मशीनी मानव बन जाता है और मानवीय पक्षों से दूर हो जाता है। दो आलोचना हो गई बच्चा। एक तरह से 3 आलोचना है, एक में हम लोगों ने नियमों वाले बल पे हम लोगों ने 2 आलोचनाएं करी है। तीसरी आलोचना, मार्क्सवादियों का आरोप है, मार्क्सवादी आलोचना करते हैं कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जो नेगेटिव पहलू है उसका विश्लेषण नहीं किया है। नौकरशाही व्यवस्था, वेबेरियन नौकरशाही व्यवस्था में केवल प्रकारियों की चर्चा की गई है, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ। पर्याप्त रूप से, अगेन आई रिपीट, हल्का फुल्का वेबर ने किया है, बट आलोचक कहते हैं कि पर्याप्त रूप से इसके नकारात्मक पक्षों की चर्चा नहीं की गई है। खास करके मार्क्सवादियों ने कहा कि यह सांगठनिक क्रियाकलापों का श्रेष्ठतम तरीका नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष है कि यह पूंजीपतियों के हितों में काम करता है। यह राज्य के लिए ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग स्वामी वर्ग करता है, हैब्स करता है, पूंजीपति करता है। और ये पूंजीपति इसी नौकरशाही व्यवस्था को यूज करके अपने हितों को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और ये नौकरशाही व्यवस्था पूंजीपतियों के पक्ष में काम करती है, पूंजीपतियों के हितों को सिद्ध करने में लगी होती है और आम जनता के हित के पक्ष में काम नहीं करती है। तो नौकरशाही व्यवस्था के कई नेगेटिव पक्ष भी है। नौकरशाही व्यवस्था में केवल हितों का संघर्ष पाया जाता है। मैक्स वेबर ने दिखाया कि नौकरशाही व्यवस्था में कैसे संगठन के क्रियाकलापों का श्रेष्ठतम संपादन होता है, जबकि नौकरशाही व्यवस्था में हितों का कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है। ये सीनियर है, ये जूनियर है, उनको उधर ट्रांसफर कर दिया, उनको उधर ट्रांसफर कर दिया, आपस में टकराव हो गया, नौकरशाही व्यवस्था में गुटबंदी हो गई, गुटबंदी को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसी लड़ाई झगड़ा के चक्कर में बहुत सारे संगठन के काम कमजोर हो जाते हैं। जब मैं लालगंज में पढ़ा रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है लालगंज, मेरी जीवन की कैरियर की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक HNB PG कॉलेज था, वहीं पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था। वहां शिक्षकों में गुटबंदी थी। कॉलेज का काम, उद्देश्य शिक्षा देना है। वो उद्देश्य कौन था? आपस में गुटबंदी हुई थी। प्रिंसिपल का गुट और था, चेयरमैन का गुट एक और था। और इस गुट संघर्ष से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो रही थी। तो हर नौकरशाही व्यवस्था में इस तरह की चीजें भी पाई जाती है। मार्क्सवादियों ने कहा कि मैक्स वेबर ने इन सब पहलुओं को कहीं भी अपने आइडियल टाइप में, अपने विश्लेषण में स्थान नहीं दिया है। इन सब पहलुओं की
उपेक्षा की है। इसी संदर्भ में वेबेरियन नौकरशाही के कुछ लक्षणों की भी मार्क्सवादियों ने आलोचना की। मार्क्सवादी कहते हैं कि मैक्स वेबर कहते हैं कि अस्थायी नौकरी, निश्चित वेतन और भत्ते, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, ये मैक्स वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप का लक्षण है। और इन लक्षणों के हवाले से मैक्स वेबर कहते हैं कि यह तरीका, ये लक्षण कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को, प्रकारियों में आपने देखा होगा, ये सब लक्षणों के कारण अधिकारी कर्मचारी बेहतर काम करते हैं। परमानेंट नौकरी होती है तो उनको नौकरी की चिंता नहीं होती है, तलवार नहीं लटकती है, तो मन से काम करते हैं। निश्चित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं ढेर सारे, तो कहीं भी उनमें यह महसूस नहीं होता है कि हमारा शोषण हो रहा है, और जम के काम करते हैं। सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन हो जाता है टाइम से, तो ये काम करने का उत्साह बना रहता है। आलोचक कहते हैं नहीं, जिन लक्षणों की चर्चा करके, जिन लक्षणों को मैक्स वेबर ने संगठन में कार्य करने की श्रेष्ठतम कार्य संपादन का आधार बताया है, जिन लक्षणों को नौकरशाही व्यवस्था में अस्थायी नौकरी, निश्चित वेतन, भत्ते, प्रमोशन, जिन लक्षणों के आधार पर मैक्स वेबर कहता है कि अधिकारी कर्मचारी श्रेष्ठतम कार्य संपादन करते हैं, उल्टा है। यही लक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यूनतम तरीके से काम संपादन के लिए प्रेरित करता है। नौकरी की परमानेंसी है तो अब कौन माई का लाल हटा सकता है? नहीं करेंगे। आप देखो सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में तलवार लटकती रहती है, कभी भी नौकरी जा सकती है, तो जम के काम करते हैं। सरकारी में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को देखो, टीचर को देखो, आप देख के आए हो, हमें नहीं दिखाना है, आप वहीं से पढ़ के आए हो। क्योंकि उनकी नौकरी परमानेंट है, अच्छी सैलरी मिलती है, ढेर सारे भत्ते भी मिलते हैं और टाइमली प्रमोशन भी होता है। क्या ये सारे कैरेक्टर उनको बेहतर काम करने का मोटिवेशन देता है, या यही कैरेक्टर उनको न्यूनतम कार्य का मापदंड विकसित करने का मौका देता है? ये अधिकारी कर्मचारी एक न्यूनतम कार्य करने का मापदंड विकसित कर लेते हैं, मतलब उतना ही करो जिससे सस्पेंड ना हो, दैट्स मिनिमम करो, क्योंकि बहुत करोगे तो भी वहीं का वहीं। आईएएस बन जाओ, सेक्रेटरी बनने के लिए किसी मिनिस्ट्री के लास्ट टाइम में ही बनोगे, बड़ा क्लियर है। कभी भी कोई यंग आईएएस सेक्रेटरी नहीं बन सकता, ध्यान देना। अचानक असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करके प्रिंसिपल नहीं बन सकते हो आप, उसके लिए तो प्रोफेसर नहीं बन सकते हो आप। वो टाइम पीरियड पूरा करना होगा प्रोफेसर बनने के लिए। ज्ञान के आधार पर और परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन नहीं होगा। तो बताओ कि जब जानते ही हो कि दिन मांगो तो 2.5 सेर और 10 दिन मांगो तो भी 2.5 सेर, तो फिर क्यों 10 दिन मांगोगे? दिन ही मांगोगे। कितना भी हम काम करें, हम भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन किए हो, आप भी ज्वाइन किए हो, आप एकदम नहीं पढ़ाते हो, हम खूब पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का टाइम से प्रमोशन होगा, दोनों की सैलरी बराबर होगी, दोनों का भत्ता बराबर मिलेगा। तो बताओ कि हमें और ज्यादा पढ़ाने का क्यों मोटिवेशन होगा, क्यों होगा? हम भी तुम्हारी ही तरह कोशिश करेंगे कि उतना ही पढ़ाओ मिनिमम, जिससे सस्पेंड ना हो सको, दैट्स ऑल। तो जो लक्षण मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर काम करने का मोटिवेशन देते हैं, आलोचक कहते हैं कि वही लक्षण नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यूनतम कार्य का मापदंड विकसित करने का मोटिवेशन देते हैं कि उतना ही काम करो जिससे सस्पेंड ना हो सको। समझ में आ रहा? तो ये तीसरा आरोप जो है, इसमें मार्क्सवादियों की आलोचना डाल दी गई है। और चौथा आरोप वही है, मार्क्सवादियों का आरोप है कि वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था में निहित शोषणकारी पहलुओं की उपेक्षा की है। शोषणकारी, आपस में जो
तनाव है, संघर्ष, जो पूंजीपतियों के पक्ष में काम करते हैं, सब नेगेटिव चीजों की उपेक्षा की है। और दूसरा है वेबेरियन नौकरशाही में स्थायी नौकरी, स्थायी नौकरी, निश्चित वेतन एवं भत्ते, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति पर बल दिया गया है। यहां आलोचक क्या कहते हैं चौथे में, ध्यान से देखो, चौथे में कहते हैं कि आलोचकों के अनुसार यही लक्षण व्यक्ति को न्यूनतम कार्य के मापदंड विकसित करने हेतु प्रेरित करते हैं, न्यूनतम कार्य के मापदंड को विकसित करने हेतु प्रेरित करते हैं। फलतः संगठन के लक्ष्य की श्रेष्ठतम प्राप्ति बाधित होती है, श्रेष्ठतम प्राप्ति बाधित होती। क्लियर है? एक तरह से ध्यान में रखो ना, तो सरकारी नौकरशाही व्यवस्था की तुम आलोचना कर रहे हो, आप समझ लो कि हम वेबेरियन नौकरशाही व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में सरकारी नौकरशाही व्यवस्था की कमियां साफ साफ आपके दिमाग में दिखाई दे रही। एक और आलोचना बर्न्स एंड स्टॉकर का है, ये सोशियोलॉजिस्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल आलोचना देते हैं, ध्यान से सुनना। ये आलोचना पार्सन्स ने भी किया है। ये कहते हैं कि मैक्स वेबर नौकरशाही व्यवस्था का एक आदर्श प्रारूप बनाता है। नौकरशाही व्यवस्था को क्रिया अंतःक्रिया के एक रूप के रूप में स्वीकार करता है, सांगठनिक क्रियाकलापों के एक रूप के रूप में स्वीकार करता है। नौकरशाही व्यवस्था के अंदर संबंधों को एक सत्ता संबंध के रूप में भी व्याख्यायित करता है, जहां एक ऊपर वाला अधिकारी कर्मचारी आदेश देता है, नीचे वाला उसका पालन करता है। सारे अधिकारी कर्मचारी सोपानिक रूप से सत्ता संबंधों से जुड़े होते हैं। सोपानिक रूप से ये सत्ता संबंध इसलिए निर्मित किए जाते हैं ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सके। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने से ऊपरी अधिकारियों के प्रति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी बना दिया जाए और रिपोर्ट करें। इससे क्या होगा कि बेहतर काम होगा, जवाबदेही होगी हर अधिकारी कर्मचारी की। आलोचक कहते हैं कि यहां पर मैक्स वेबर ने व्यावसायिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता में भेद करने में असफल रहे हैं। मैक्स वेबर ने व्यावसायिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता में भेद नहीं किया है। मैक्स वेबर को इस बात को समझना चाहिए। मैक्स वेबर ने मोटे तौर पे अपनी बातें कह दी। व्यावसायिक सत्ता अलग है और प्रशासनिक सत्ता अलग है। और कई बार ये व्यावसायिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता में भिन्नता होने के कारण संगठन की कार्यप्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है। पार्सन्स कहते हैं कई बार व्यावसायिक सत्ता में ऊपर रहने वाला व्यक्ति प्रशासनिक सत्ता के आदेशों का पालन करने में अक्षम महसूस करता है, अटपटा उसको लगता है। अब ये बात थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। अब मैं इसको थोड़ा उदाहरण देकर के समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप जिला में हैं। जिला में एक व्यावसायिक पद है, मेडिकल चिकित्सा एक व्यवसाय है और चिकित्सा एक व्यवसाय है और पूरे जिला के चिकित्सा का हेड एक पद है, होता है हर जगह। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सपोज डीएमओ, और पूरे जिला के मेडिकल का हेड है। उसके नीचे ढेर सारे डॉक्टर हैं, उसके नीचे जिला हॉस्पिटल के सारी चीजें हैं, उसके नीचे पूरे ब्लॉक वाइज जितने भी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, सब सारे डॉक्टर, ब्लॉक के डॉक्टर, सब उसके अधीन है, वो सबका हेड है डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। वो व्यावसायिक सत्ता उसके पास है, व्यावसायिक सत्ता, प्रोफेशनल। अपने नीचे के सारे डॉक्टर को आदेश वही देगा, पूरे जिला का हेड है। लेकिन डीएम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जिले का। डीएम के पास जो सत्ता है वो प्रशासनिक सत्ता है, राइट। और यहां पर व्यावसायिक सत्ता प्रशासनिक सत्ता के अधीन होती है। परिणाम यह होता है कि डीएम आदेश देता है,
डीएमओ को। अब डीएमओ मेडिकल पढ़ा है, डीएमओ विशेषज्ञ है, डीएमओ बनते बनते उसका एज 60 साल हो गया या 55 साल हो गया, काफी अनुभवी है, सीनियर है, उसके पास व्यवसायिक सत्ता सर्वोच्च है, टॉप है पूरे जिले का। और एक नया लड़का 25 साल का, 28 साल का, 30 साल का आता है, डीएम बनकर, आईएएस क्वालिफाई करता है, डीएम बनकर आता है। और आने के बाद वह नया 30 साल का लड़का एक्सपीरियंस के हिसाब से किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है? डॉक्टर के पास, सर्जन के पास, डीएमओ के पास। व्यवसायिक ज्ञान किसके पास ज्यादा है? डीएमओ के पास। ध्यान से सुनो, सीनियर है डीएमओ, व्यवसायिक सत्ता में सर्वोच्च है डीएमओ, अनुभव सबसे ज्यादा डीएमओ के पास, ज्ञान अपने विषय का सबसे ज्यादा डीएमओ के पास, बड़ा डॉक्टर है। और आदेश कौन दे रहा? एक नया 27-28 साल का लड़का जो प्रशासनिक सत्ता का हेड बनकर के आया। यह है प्रशासनिक सत्ता और यह है व्यवसायिक सत्ता। चलिए अब हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ही ले लीजिए, बोकारो स्टील फैक्ट्री ले लीजिए, कोई भी, तो उसमें भी एक है एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में सारे अधिकारियों कर्मचारियों की बहाली कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट करता है, राइट। इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट अलग है, सब है। अब मान लो कि आप या हम एक, या आप एक इंजीनियर हो, बहुत अनुभवी इंजीनियर हो, किसी दूसरे कंपनी में आप बहुत बड़े पद पे थे, जनरल मैनेजर थे, हमारी कंपनी आपको हायर करती है, हमारे यहां आप आते हो, हम या कोई एक नया लड़का हमारे यहां एचआर डिपार्टमेंट में है और वो आपको बहाल करता है, वो आपको आदेश देता है, अरे भाई आप इतने बड़े इंजीनियर हो, लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग है। एचआर डिपार्टमेंट प्रशासनिक सत्ता को परिलक्षित करता है। आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वो सबसे टॉप इंजीनियर रहोगे, आपके अंदर ढेर सारे इंजीनियर होंगे, लेकिन एचआर तो एचआर है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हो तो एचआर डिपार्टमेंट है। डॉक्टर लोग हैं। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, आपके अंदर ढेर सारे हार्ट के डॉक्टर हैं, ये पूरा विंग आप संभालते हो, उस डिपार्टमेंट के आप हेड हो। कोई दूसरा डॉक्टर अपने डिपार्टमेंट का हेड है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, ढेर सारा अनुभव है, लेकिन बहाली कौन करेगा? एचआर का जो व्यक्ति होगा वो करेगा। प्रशासनिक सत्ता उसके पास है, आपके पास व्यवसायिक सत्ता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर प्रशासनिक सत्ता और व्यवसायिक सत्ता में टकराव हो जाता है, क्योंकि एक सीनियर हो आप, बुजुर्ग हो आप, अनुभवी हो आप, तो 4 दिन के नए छोकरे के आदेशों का पालन करने में आपको बड़ा कठिनाई महसूस होती है, आप बड़ा अटपटा महसूस करते हो। परिणामतः कई जगहों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूंकि पावर प्रशासनिक सत्ता के पास बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते मजबूरी में लोग नहीं बोलते, लेकिन जहां भी मौका मिलता है वहां लोग बोलना शुरू कर देते हैं। आप अक्सर भारत में देखे होंगे कि डीएम और एसपी के बीच टकराव होता रहता है। डीएम प्रशासनिक हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, डीएम के पास एसपी से पावर ज्यादा होता है, लेकिन एसपी डीएम का हाथ पांव है। कहीं पर भी बल प्रयोग करना हो, पुलिस बल की जरूरत हो, तो ये एसपी देगा उसको। एसपी पुलिस से हेड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चूंकि एसपी के पास भी एक असली हथियार है, इसलिए कभी कभी एसपी डीएम से विरोध में खड़ा हो जाता है, टकराव हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पास ऐसा कुछ हथियार नहीं है कि वो टकरा सके डीएम से, तो बेचारा नहीं टकराता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो है, सत्ता संघर्ष तो है, और ये सत्ता संघर्ष संगठन की कार्य दक्षता को मजबूत नहीं करती है, ये सत्ता संघर्ष संगठन की कार्य दक्षता को कमजोर करती है। ये सत्ता संघर्ष संगठन में श्रेष्ठतम कार्य को संपादन करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो आपके सामने है बर्न्स और स्टोकर का आरोप है
कि हां मैक्स वेबर व्यवसायिक सत्ता, प्रोफेशनल अथॉरिटी और प्रशासनिक सत्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में भेद कर पाने में असफल रहे हैं। यदि ये भेद करके नौकरशाही व्यवस्था का आदर्श प्रारूप बनाते तो उनको इसके कारण उत्पन्न सत्ता संघर्ष का पता चलता, इसके कारण से संगठन के कार्य संपादन में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में वो लिखते, ज्ञान होता, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। एक आलोचना ये है। एक आलोचना अगला है, आलोचक कहते हैं कि वेबेरियन नौकरशाही बिल्कुल बेकार नहीं है, प्रासंगिक है, लेकिन वैसे संगठन के कार्य प्रणाली को समझने में प्रासंगिक है। यह आदर्श प्रारूप है ना जी, यह आदर्श प्रारूप है। कंपेयर करके हम किसी भी संगठन के कार्य प्रणाली को समझेंगे, लेकिन ये वैसी कार्य प्रणाली को समझने में सक्षम है जहां कार्य की प्रकृति निश्चित होती है, रूटीन वर्क जहां होता है। जैसे मान लो स्टील फैक्ट्री है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, स्टील फैक्ट्री है। अब स्टील फैक्ट्री में फिक्स है, ये काम होगा, ये काम होगा, लोहा गलाया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अब यहां पर सारे लोगों के काम को नियमों के तहत बांधा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई अचानक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो जहां रूटीन वर्क है, जहां क्या काम होगा ये अनुमान लगाया जा सकता है पहले से, क्या सिचुएशन उत्पन्न होगी, जहां पूर्वानुमानित वर्क है, जहां रूटीन वर्क है, जहां काम प्रेडिक्टेबल है, जिसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, उस तरह के कार्य वाले संगठन में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को क्या करना है इसका नियम बनाया जा सकता है और नियमों के तहत काम करवाया जा सकता है, चलेगा। लेकिन जहां पर नॉन रूटीन वर्क है, वैसा संगठन जहां नेचर ऑफ वर्क नॉन रूटीन है, अनिश्चित है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, कब कहां क्या सिचुएशन उत्पन्न होगा इसके बारे में कहीं कुछ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। ऐसे कार्यों को करने वालों को नियमों के तहत बांध करके काम करवाना बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि यहां तो अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी क्या होगा इसके बारे में कहीं कोई पूर्वानुमान हमारे पास नहीं है। तो फिर ऐसे कामों को करने वाले अधिकारी कर्मचारी को अगर हम नियमों में बांध देते हैं कि आपको ऐसे ही करना है, तो फिर वो काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वहां तो उनको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी, वहां तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि भैया जाओ, तुम्हें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये काम फाइनली करना है। अब सिचुएशन देखना और सिचुएशन देखने के बाद डिसीजन लेना, ये डिसीजन तुम लोगे, हम पहले से कुछ फिक्स नियम नहीं बना रहे। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क कैसा। इसलिए आलोचकों ने कहा कि बेवेरियन नौकरशाही जो बिल्कुल फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है, नियमों के तहत काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, ये वैसे कार्यों संगठन के लिए प्रासंगिक है, चलेगा, जहां कार्य की प्रकृति रूटीन वर्क के रूप में होती है, निश्चित होती है, पूर्वानुमानित होती है। जहां नॉन रूटीन वर्क है वहां के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। समझ में आया? तो एक आलोचना है। आलोचकों का आरोप है कि वेबेरियन नौकरशाही वैसे संगठनों के लिए के अध्ययन में प्रासंगिक है जिसके कार्य की प्रकृति निश्चित एवं पूर्वानुमानित होती है, परंतु समकालीन औद्योगिक समाजों में विद्यमान वैसे संगठनों के अध्ययन में अप्रासंगिक है जिसके कार्य की प्रकृति नॉन रूटीन होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहां पर तो बिल्कुल नियमों के तहत काम नहीं करवाया जा सकता, फ्लेक्सिबल लाना जरूरी है। और यही कारण है कि आज आधुनिक औद्योगिक समाजों में नौकरशाही व्यवस्था की प्रकृति में बदलाव आया है। अब सरकारी टाइप की नौकरशाही व्यवस्था नहीं, आज के डेट में प्राइवेट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। आज लक्ष्य प्राप्ति पर ज्यादा बल दिया जाता है।
वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन नहीं, परफॉर्मेंस पर ज्यादा बल दिया जाता है। परिणाम था एक नया लड़का को सीईओ बना दिया जाता है, टॉप का बना दिया जाता है, टॉप पोस्ट पे दे दिया जाता है। यह देखा जाता है कि काम कैसा करता है। वेतन कोई निश्चित नहीं है, काम के आधार पर वेतन। परिणामतः एक ही इंजीनियर एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले, एक ही कॉलेज से पढ़ने वाले दो लड़के इंजीनियरिंग पास करके जाते हैं और एक ही कंपनी में 50 लाख के पैकेज पर काम करता है और दूसरा 10 लाख के पैकेज पर काम करता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद चाहे टॉप कर जाओ, तुम्हारा पे स्केल वही होगा और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकर है, नीचे वाला है, आईएएस बनता है तो दोनों आईएएस बने तो दोनों का पे स्केल एक ही होगा, दोनों का पे स्केल एक ही होगा। प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो वहां वेतन की प्रकृति, वहां भत्ते की प्रकृति, वहां नौकरी की प्रकृति बिल्कुल अलग है। वहां का ब्यूरोक्रेसी काफी हद तक बदल चुका है। समझ में आ रहा है? तो वेबेरियन नौकरशाही के आदर्श प्रारूप पर जो सवाल बनता है वो सबसे बड़ा ज्यादा सवाल बनता है कि आज के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अध्ययन में कहां तक प्रासंगिक है। मैक्स वेबर ने जिस नौकरशाही व्यवस्था के बारे में विश्लेषण किया है, क्या कोई भी विद्वान जब समाज के बारे में लिखता है तो हम क्यों पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के छात्र? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि समाज में जो आज उस तरह की चीजें हैं उसको समझने में हमें आसानी होगी। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैक्स वेबर ने लिखा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हमारे चारों तरफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझने में आसानी होगी। लेकिन जिस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है और वर्तमान में काफी हद तक वो चेंज हो चुका है, तब तो फिर ये अप्रासंगिक रह गया। वेबेरियन नौकरशाही तो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया, बहुत से लोगों ने कहा। इसलिए एक सवाल बनता है कि वेबेरियन नौकरशाही की क्या समकालीन प्रासंगिकता है। तो प्रासंगिकता यही है बच्चा कि सरकारी टाइप का जो आजकल कुछ नौकरशाही दिखाई दे रहा है वहां के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है। लेकिन आज जो प्राइवेट सेक्टर की ब्यूरोक्रेसी है, आज वैसे संगठन जहां कार्य की प्रकृति नॉन रूटीन वर्क के रूप में है, वहां पर काफी हद तक नियमों के पालन पे लोचशीलता रखी गई है। उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन में वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के जो लक्षण हैं आदर्श प्रारूप के, वो आज के ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लक्षण से पूरी तरह मैच नहीं करते हैं। कुछ करते हैं सरकारी टाइप का, तो वहां के लिए प्रासंगिक है। यही प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता पर हम दिखाएंगे। तो ये एक आलोचना है, ठीक है। इसके बाद मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। तो हम यहां मूल्यांकन और निष्कर्ष में यही लिखेंगे। ये पीछे वाला हमने देख लिया है बच्चा, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। तो कहेंगे कि निश्चित रूप से ये आलोचनाएं वेबेरियन नौकरशाही के कमियों को दर्शाती है भी काफी हद तक दर्शाती है। फिर भी हम पूरी तरह से इसको खारिज नहीं कर सकते, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। आज भी रूटीन वर्क वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, आज भी सरकारी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कार्य प्रणाली को समझने में प्रासंगिक है, ठीक है। तो निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं वेबेरियन नौकरशाही में निहित कमियों को उजागर करती है। जैसे डॉट डॉट डॉट, पीछे हम लोग कमी पढ़ाए हैं। बावजूद इसके नौकरशाही व्यवस्था में वेबर का उपरोक्त विचार कई रूपों में महत्वपूर्ण है। हम अगर महत्व देखेंगे तो पहला है महत्व बच्चा, आधुनिक पूंजीवादी समाज में सांगठनिक क्रियाकलापों के स्पष्टीकरण में यह आज भी प्रासंगिक है। संगठन के क्रियाकलापों के स्पष्टीकरण में, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम करते हैं, आज भी प्रासंगिक है। तो कि ठीक है, कुछ चीजें बदली है, बट वेबेरियन नौकरशाही की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आज भी विद्यमान है। आज भी फॉर्मल स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है कि फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल का इनपुट होना चाहिए। आज भी संगठन में नियमों के तहत काम चलाया जाता है, काम किया जाता है। आज भी संगठन में निश्चित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आज भी संगठन में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की व्यवस्था एक प्रमुख लक्षण के रूप में विद्यमान है, जिसकी ओर मैक्स वेबर ने ध्यान दिलाया और बताया कि संगठनिक क्रियाकलापों को अगर इस तरीके से किया जाए तो इस संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहतर होगा।
मैक्स वेबर ने मार्क्स के विपरीत इस बात को स्थापित किया कि पूंजीवाद के विकास के साथ व्यक्ति की तार्किकता बढ़ती जाएगी और व्यक्ति तर्कसंगत तरीके से संगठन के समस्याओं को सॉर्ट आउट करेगा, काम को बांट बांट के करवाएगा, स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों से करवाएगा, योग्यता के आधार पर उनका चयन करेगा ताकि काम बेहतर हो सके, उनको परमानेंट नौकरी कर देगा ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, उनको एक अच्छा वेतन देगा, अच्छा भत्ता देगा, प्रमोशन देगा ताकि वो एलिनेटेड न हो। मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत, श्रम से उसका अलगाव न हो, काम में मन लगा रहे, इस तरीके से मार्क्स के विपरीत ये एक आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करता है मैक्स वेबर का नौकरशाही। और दूसरा, उस समय के संदर्भ में अगर चश्मे से देखोगे तो जिस तरीके से नौकरशाही व्यवस्था का नकारात्मक विश्लेषण किया जा रहा था, मैक्स वेबर ने उसको एक सकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ठीक है कि कुछ एक कमियां थी जो छूट गई, तो एक पहलू है नौकरशाही व्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने में, आधुनिक औद्योगिक और पूंजीवादी समाज में संगठनिक क्रियाकलापों के स्पष्टीकरण में। दूसरा है नौकरशाही व्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने में। तीसरा है सांगठनिक क्रियाकलापों के श्रेष्ठतम मॉडल को प्रस्तुत करने में, श्रेष्ठतम मॉडल को प्रस्तुत करने में। ठीक है, मार्क्स के विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में एक आशावादी विचार प्रस्तुत करने में, मार्क्स के विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में एक आशावादी विचार प्रस्तुत करने में। और आपका लास्ट है आदर्श प्रारूप को समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति के रूप में स्थापित करने में, आइडियल टाइप। क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का एक आइडियल टाइप बनाया और आइडियल टाइप बना करके नौकरशाही व्यवस्था के बारे में चर्चा की, तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाया कि कैसे आइडियल टाइप बना करके किसी भी घटना का अध्ययन किया जा सकता है। यह है बच्चा नौकरशाही व्यवस्था पर मैक्स वेबर का विचार। अब चूंकि नौकरशाही व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर दिए, तो बहुत सारे नौकरशाही व्यवस्था की कमियों की चर्चा भी, दुष्प्रकारियों की चर्चा भी की जाती है। तो चूंकि यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा है, तो मैंने दुष्प्रकारियों को एक अलग डायमेंशन में रख दिया है, क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था की प्रकारों की चर्चा की, हालांकि दुष्प्रकार भी वो कुछ बताए। उन्होंने कहा कि अगर ढंग ढंग से यूज नहीं होगा तो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से वेबेरियन नौकरशाही के क्या क्या डिस्फंक्शन है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानि है, स्रोत की चर्चा के साथ की हानि है तो क्यों है, यहां पर मैंने फ्रेम कर दिया है। ये फ्रेम लगभग मैंने आलोचना में चर्चा कर दी है, तो यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग फाइनल कर देते हैं। आदर्श प्रारूप को समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति के रूप में स्थापित करने में, अतः निष्कर्ष है कि कुछ एक कमियों के बावजूद वेबर का यह विचार समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको बाद के विचारकों द्वारा संशोधित करके, जिसको बाद के मैक्स वेबर के बाद के विचारकों द्वारा संशोधित करके आधुनिक पूंजीवादी समाज के सांगठनिक क्रियाकलापों को समझने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, आज भी हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, कुछ विद्वान थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो संशोधित करके आज भी इसको यूज किया जाता है सांगठनिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले तौर तरीकों के विश्लेषण में। ठीक है, अब यहीं से हम लोग एक टॉपिक लेते हैं बच्चा, वेबेरियन नौकरशाही के दुष्प्रकार। वेबेरियन नौकरशाही के दुष्प्रकार, डिसफंक्शन ऑफ वेबेरियन नौकरशाही। ठीक है, दुष्प्रकार। पहला देखते जाओ, यहां पर खाली केवल हम लोग देखेंगे। पहला है, स्क्रीन पर है सामने, अधिकारियों व कर्मचारियों में नवाचार और सृजनशीलता की क्षमता के विकास की संभावना कम। आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा सा हम यहां समझा देते हैं। अधिकारियों कर्मचारियों में नवाचार और सृजनशीलता
कि क्षमता के विकास की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है बच्चा? मैक्स वेबर के नौकरशाही को ध्यान में रखो, मतलब सरकारी को ध्यान में रखो। तो इस तरह के वेबेरियन नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों में इनोवेटिव होने और क्रिएटिव होने की क्षमता का विकास की संभावना कम हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि 100% तो मशीन की तरह काम करते। अरे भैया, नवाचार, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट तभी होगा जब अधिकारी कर्मचारी को फ्रीडम मिलेगा कि भाई जाओ, आप अपने अनुसार भी थोड़ा काम करो, आप अपने अनुसार भी थोड़ा काम करो। याद करो मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत को। मार्क्स ने कहा कि जब दर्जी, टेलर अपनी मन से शर्ट बनाता था तो कभी फित्ती लगा दिया, कभी दो दो जेब बना दिया, नीचे में कट लगा दिया, अपने मन से डिजाइन करता था। इससे उसकी क्रिएटिविटी की क्षमता का विकास होता था। लेकिन यहां तो काम को कई टुकड़ों में बांट दिया गया और काम को कई टुकड़ों में बांट करके और डिसाइड कोई और करता है क्या करना है। करने वाले को तो बस चुपचाप करना है, जैसा बताया गया है वैसा ही करना है, जो डिजाइन दिया गया है उसी के अनुसार काम करना है। कुछ भी इनोवेशन वो नहीं कर सकता है। परिणाम क्या होगा कि यह डिवीजन ऑफ लेबर, यह कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, याद करो मैं मार्क्स के अलगाव की बात कर रहा हूं, श्रमिकों में सृजनात्मकता की क्षमता के विकास को अवरुद्ध कर देता। यही यहां भी है। वेबेरियन नौकरशाही में हर अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल नियमों के तहत यंत्रवत काम करता है, नियमों के तहत यंत्रवत काम करता है। नियमों से डेविएट होकर के काम करने की छूट उसमें नहीं होती, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, एकदम मशीन की तरह, मशीनी मानव की तरह। फलतः उसमें नवाचार या सृजनशीलता की क्षमता का विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा दुष्प्रकार्य मतलब नकारात्मक परिणाम, डिमेरिट दूसरा है, इसमें नियमों के अनुसार कार्य करते करते व्यक्ति नियमों का दास बन जाता है, फलतः मानवीय पक्षों से अलगावित हो जाता है। मैंने अभी बताया, मैंने आपको आलोचना में बताया, एक प्रमुख आलोचना है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि इसमें नियमानुसार यंत्रवत कार्य करने पर बल दिया जाता है। फलतः व्यक्ति नियमों का दास बन जाता है, नियमों का गुलाम बन जाता है, लकीर का फकीर बन जाता है, एकदम मशीनी मानव बन जाता है और मानवीय पक्ष से कट जाता है। तीसरा है, यहां भी यही कारण है, क्योंकि इसमें नियमानुसार काम करने पर बल दिया जाता है और नियमों से डेविएट होने का अभाव होता है, लोचशीलता का अभाव होता है। नीचे देखो परिणाम क्या होता है। यह संकट के समय या आपातकालीन परिस्थितियों में अनुपयोगी होता है। मैंने अभी टमाटर वाला उदाहरण दिया, इमरजेंसी में ये यूजफुल नहीं होता है। चौथा, नीचे से देखो, चूंकि इसमें परमानेंट नौकरी होती है, निश्चित वेतन और भत्ते मिलते हैं और मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है। परिणाम क्या होता है? इसमें कर्मचारी सुविधाभोगी तथा शांति और सुरक्षा के आदी हो जाते हैं। एकदम आराम से सरकारी आदमी को देखते हो, नौकरी करने वाले एकदम सुविधाभोगी, पेट निकला हुआ है, सुविधाभोगी, शांति और सुरक्षा के आदी हो जाते हैं और मिनिमम कार्य संपादन करते हैं, क्योंकि निश्चित है कि उनकी नौकरी फिक्स है, कोई चिंता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा तलवार लटका रहता है। आज दिल्ली में सरकारी स्कूल प्रति शिक्षक 54,000 रुपया खर्च करता है और दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रति शिक्षक 22 से 23,000 रुपया खर्चा करता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस 22 से 23,000 रुपया प्रति शिक्षक खर्चा करके बेस्ट एजुकेशन देता है और सरकारी प्राथमिक विद्यालय 54,000 रुपया प्रति शिक्षक खर्च करने के बाद भी सबसे खराब एजुकेशन देता है। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी है, लोग, टेंशन नहीं है कि नौकरी से हटा दिया जाएगा। न्यूनतम कार्य संपादन। 5 नंबर बच्चा देखो, यहां भी नीचे से आओ, इसमें अस्थायी नौकरी तथा मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसमें कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा पूंजीपतियों के पक्ष में प्रशासनिक कार्यों का संपादन, ये राज्य नौकरशाही हेतु, इसमें कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा पूंजीपतियों के पक्ष में प्रशासनिक कार्यों का संपादन, क्योंकि इसमें अस्थायी नौकरी तथा मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था होती है। ये भी इसका एक दुष्प्रकार्य है। मार्क्सवादियों ने इन दुष्प्रकार्यों की चर्चा की है। तो दुष्प्रकार्य एक प्रकार से आलोचना ही है, जिसको कि हमने दुष्प्रकार्य हेडिंग डाल करके रख दिया। अगर मान लीजिए कि कह दे कि वेबेरियन नौकरशाही के दुष्प्रकार्यों की चर्चा कीजिए, पूछा गया है, कमियों की चर्चा कीजिए,
कमियां किसने दिखाया है? आलोचकों ने दिखाया है। तो चूंकि यहां से प्रासंगिकता वाला सवाल भी बनेगा, मैं नोट्स में देख लेता हूं प्रासंगिकता दिया गया है कि नहीं, नहीं तो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो यहां से दोनों तरह के सवाल बनेंगे। डन। तो ये है आपका वेबेरियन नौकरशाही कंप्लीट हुआ। प्रश्न संभावित और पूछे गए प्रश्न की चर्चा हम कल करेंगे, और कल संभवतः मौका मिला तो हम लोग प्रोटेस्टेंट एथिक का टॉपिक शुरू कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तुरंत मैं हाजिर होता हूं दूसरे क्लास में। थैंक यू।